हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 29 ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 29 सितंबर 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स आएगा ऊपर, वहाँ पे टाइप करना दीपक यादव आईएएस एकेडमी, ऐसा चैनल दिखेगा आपको। वहाँ पे क्लिक करके जाके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर आपको ये चैनल जो है नहीं मिलता है ऐसे तो कोई बात नहीं, इसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर आप लिंक को क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाता है द हिंदू, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। और अब एक चीज़ और बता दूं कि जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है वो 10 बजे तक अपलोड हो पाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो 10 बजे तक अपलोड हो पाएगा। परेशान मत होना, क्योंकि बहुत से लोग परेशान होने लगते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया। कोई बात नहीं, 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। और आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिख ही रहे होंगे, हमने हाईलाइट कर रखे हैं। तो सबसे यहाँ पे आपको पहला आर्टिकल ये दिख रहा होगा, कोविड 19 से रिलेटेड है। कोविड 19 वैक्सीन लाइकली इन अर्ली 2021, वर्धन सेज। यहाँ पे आप कह सकते हो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे हर्षवर्धन साहब, इन्होंने मंडे को क्या बोला कि जो कोविड 19 की वैक्सीन है भाई वो अभी अवेलेबल नहीं होने वाली, वो अवेलेबल हो पाएगी तो वो 2021 में हो पाएगी। यानी 2020 में अभी चांसेस आप ना के बराबर इम्पॉसिबल ही समझ लो, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ये बातें कर चुके हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे कोई भी कंट्री हो, सभी लोग यहाँ पर ये रिपोर्ट ला चुके हैं कि आज इस साल तो मुश्किल है वैक्सीन आ पाए। अब ये 2021 में ही वैक्सीन आ पाएगी, 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे करी गई कि जो आईसीएमआर है उसने एक वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये वैक्सीन पोर्टल क्या होगा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर वैक्सीन्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो ये आईसीएमआर ये काम कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि एग्जाम में जो है एग्जामिनर के द्वारा पूछी जा सकती है, वो है आईसीएमआर। आईसीएमआर ने लॉन्च कराया ना ये पोर्टल, तो आईसीएमआर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो आईसीएमआर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या यार। टेलीग्राम पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे आईसीएमआर हो गया हमारा जो हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हो आप इसे, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात फुल फॉर्म देख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये पूरी फुल फॉर्म हो गई आईसीएमआर की। भाई ये एक अपेक्स बॉडी यानी कि सुप्रीम बॉडी, सबसे ऊपर वाली बॉडी मानी जाएगी, जो भी सबसे फर्स्ट बॉडी कह लो आप, सुप्रीम बॉडी है इंडिया की, फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रोमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। जितने भी हमारे मेडिसिन हैं या बायोमेडिकल रिसर्चेस होती हैं उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये बॉडी हमारी काम करती है। यानी कि किस चीज़ के ऊपर काम करती है, नाम ही क्या है इसका, मेडिकल रिसर्च। मेडिकल की रिसर्चेस के ऊपर ज़्यादातर काम करती है। जितनी ज़्यादा रिसर्चेस होंगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, है ना। तो फिर ये हमारी आईसीएमआर आपको फंडा समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब यहाँ पे इसे फंड कौन देता है आपको भी पता होगा, अगर कोई भी बॉडी है तो उसको जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे रन करेगी। तो आईसीएमआर को कौन पैसे देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थोड़ा पैसे देता है। देन उसके बाद जो है ये आईसीएमआर बॉडी रन करती है। अब आधा मैंने इसे बताया, अब इसे आप कंप्लीट पूरा करोगे आप, ठीक है, जो इसे आर्टिकल को कंप्लीट करोगे आप पूरा, ठीक है। आईसीएमआर का मैंने बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसका बताओगे आप लोग हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी नीचे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है जल्दी, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर सभी लोग टाइप करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या बातें करी गई, मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला वॉज स्पीकिंग एट लॉन्च ऑफ डेडिकेटेड ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल। वही सारी बातें, आईसीएमआर अपनी जो है एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च करने वाला है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स प्रेजेंट होंगी रिसर्च स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। और अभी आपको पता है इंडिया में 3 वैक्सीन जो है वो ट्रायल में चल रही है। वो कौन कौन सी वैक्सीन चल रही है ट्रायल में वो भी याद रख लो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड जाइकोवटी, ठीक है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोवटी, ये 3 वैक्सीन हैं जो कि आज के टाइम पर ट्रायल में है, ठीक है। इसको भी याद रख लेना, जैसे इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और शुक्र मनाओ कि ऐसा कि हाँ यह सक्सेसफुल हो इसका ट्रायल। फिर उसके बाद ये सारी जो वैक्सीन है, इन वैक्सीन की भी जो इन्फॉर्मेशन है, इनके ऊपर जो रिसर्चेस हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको उस पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी जो कि आईसीएमआर लॉन्च करेगा,
ठीक है। और साथ ही साथ और काफ़ी सारी वैक्सीन हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंगेला, हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, ये सारे ही वैक्सीन्स के बारे में जो इन बीमारी से रिलेटेड जो है सारी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन्स और ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको सारी चीज़ें डिटेल में जो है वो पोर्टल में मिल जाएगा। तो आईसीएमआर फाइनली एक पोर्टल लॉन्च कर रहा है, इस आर्टिकल में सिंपल सा ये कहा जा रहा है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के लिए ये आता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करोगे। डेली कमेंट आते हैं, ढेर सारे कमेंट आते हैं और सभी लोग आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपका हो गया आईसीएमआर का हेडक्वार्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बताना है एनआईए, ठीक है। एनआईए भाई आप लोग फुल फॉर्म बताओ। आज देखो यहाँ पे एनआईए की फुल फॉर्म भी नहीं लिखी है, तो आज आप लोगों को बतानी है। एनआईए की फुल फॉर्म बताओ और एनआईए का पर्पस बता दो, ठीक है, कि पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। दो चीज़ें यहाँ पे बता दो भाई एनआईए के बारे में। और इस आर्टिकल में देखोगे, इस आर्टिकल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एनआईए कोर्ट है उसने मंडे में सेंटेंस कर दिया किसी पर्सन को, क्या नाम है, शुभानी हज्जा मोइदीन। ये इस्लामिक स्टेट आईएस है, तो इस्लामिक स्टेट से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनको जो है अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप लोग एनआईए के बारे में बताओ सभी लोग। उसके बाद एक आर्टिकल ये आएगा, सारे जितने भी यूपीएससी जो 2020 का प्रीलिम्स देने वाले हैं भाई सुन लो, यूपीएससी कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा तो होगा, ठीक है। तो फिर जिनके दिमाग में भी ये था कि पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम, अब कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला यार, होना ही है एग्ज़ाम। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर आप लोग आओगे, यहाँ पर आप लोगों को एक ये वाला आर्टिकल दिखेगा। इस आर्टिकल में आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, आरटीपीसीआर, क्योंकि आरटीपीसीआर एक टेस्ट है जो कि कोविड के लिए करा जाता है, कोरोना वायरस के लिए करा जाता है। सिटी जो है, यानी कि दिल्ली की बात हो रही है, सिटी कैन डू 19 के आरटीपीसीआर टेस्ट अ डे, यानी कि जो हमारा न्यू दिल्ली है वो एक दिन में 19,000 आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकता है। ये सारी बातें करी जा रही हैं, बकवास हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आरटीपीसीआर। भाई इसकी फुल फॉर्म पहली बात सुन लो, यहीं पे ही सॉल्व कर दूंगा आरटीपीसीआर, ठीक है। आज फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई पर्सन हुआ, इस पर्सन की नोज में से स्वैब लिया जाता है, स्वैब कलेक्ट करा जाता है, लिक्विड कलेक्ट करा जाता है। उसके बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग के लिए क्या करा जाता है, उसमें से जो आरएनए होता है, उस लिक्विड में से जो आरएनए होता है उसे निकाल कर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएनए में, ठीक है। आरएनए क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सही तो बोल रहा था यार। और डीएनए क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फिर आरएनए से कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएनए में। देन उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए की टेस्टिंग करी जाती है। डीएनए की टेस्टिंग करने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि हाँ पर्सन कोरोना वायरस या कोई भी वायरस से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद फाइनल एक रिपोर्ट आती है। इस तरीके से हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 के ऊपर, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं यार, एडवर्टाइजमेंट है, मजाक कर रहा था। चलो आते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा, एंड स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग काफ़ी दिन से न्यूज़ में, पिछले 5 दिन से रोज़ हम लोग पढ़ ही रहे हैं स्टेबल बर्निंग, स्टेबल बर्निंग। तो भाई कल मैंने एक सॉल्यूशन बताया था स्टेबल बर्निंग का, कि जो हमारे सीएम वगैरह हैं वो सब एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं स्टेबल बर्निंग का। वो सॉल्यूशन क्या है, कल मैंने आपको बताया था, एक शीशी में आप लोगों को मैंने पिक्चर भी दिखाई थी। वो क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ गाइज नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको याद हो तो मैं देखूं तो कितना याद है, आप कितने अच्छे से लेक्चर को सुनते हो। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 5 के ऊपर भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है भाई हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोगों को पता होगा। और हम लोग डिस्कस करते हैं अपने तरीके से, जहाँ क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के और साथ ही साथ एक आंसर फ्रेम करके देता हूँ, जो कि आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं यहाँ पर। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक आर्टिकल दिख रहा होगा, ये वाला, पहले यही वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, है ना। टू स्पीचेस। अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके तहत स्पीचेस दी गई। स्पीचेस दी गई किन के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा ये जो है स्पीचेस दी गई। अब ये इन दोनों की स्पीच के बारे में बताया जा रहा है। मैंने इन दोनों की स्पीच की जो समरी है वो टेलीग्राम पर डाल रखी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें समझाऊंगा उससे रिलेटेड। तो इन दोनों की स्पीच के बारे में बताया जा रहा है भाई। जो है अलग ही अलग बात चल रही है। इमरान खान ने तो टारगेट कर दिया पूरी तरह से इंडिया को ही, पूरी तरह से इंडिया को टारगेट कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर सारी इशू जो है कह दिए कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है ना।
और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बात रखी, सबसे बड़ी बात रखी, सबसे बड़ी बात क्या रखी कि भाई जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर रिफॉर्म्स करे जाएं, इसके अंदर बदलाव करे जाएं, और जो इंडिया है, इंडिया को एक जो है एक अच्छा दर्जा मिले इसके अंदर, कि इंडिया भी कुछ डिसीजन ले पाए और लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ये यूएनएससी क्या है गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। पहली बात तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लो यार। यूनाइटेड नेशन पता ही होगा आप लोगों को, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मेन जो है आज हमारे न्यूज़ में वो कौन कौन से हैं, यूएनएससी है, ठीक है, और यूएनजीए। अब यूएनएससी के बारे में आपको पता होगा, यह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और आपको पता होगा जो इंडिया है वो अब की बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में इलेक्ट करा गया है, ठीक है। और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें कि चाइना, यूएसए वगैरह हैं। फिर उसके बाद यूएनजीए की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 193 मेंबर्स है, याद रखना। तो इनके लिए अभी स्पीच करी गई, इनके द्वारा जो यूएनजीए है इसके लिए स्पीचेस वगैरह करी गई। और स्पीच कैसे करी गई, अभी तो आपको पता है कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, अभी कोई जा नहीं सकता, ये यूएनजीए के हेडक्वार्टर कोई जा नहीं सकता। कैसे स्पीच करी गई, वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी, ठीक है। प्रायर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो सेंड करी गई, फिर यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर में वीडियो डिस्प्ले करी गई, वीडियो चलाई गई। तो फिर उसी जो स्पीचेस है उसी को एनालाइज करके सारी बातें करी गई हैं हमारे इस एडिटोरियल्स में। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें एडिटोरियल से रिलेटेड। आपको पता होगा यार, आज का जो कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लग गया, पता है, बहुत सारी जगह से कंटेंट निकालना पड़ा है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत जानदार जानदार आए आज के लिए। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूएनजीए में जो स्पीच दी गई है वो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स के थ्रू शेयर करी हुई है। तो एक एक करके आप देख सकते हो। जैसे कि बोला गया इनके द्वारा, सबसे पहली बात क्या बोली गई कि भाई देखो, जो यूएन हमारा यूनाइटेड नेशन है वो 1945 में बना था, ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आज का टाइम हमारा 21वीं सदी का दौर चल रहा है। तो क्या जो 1945 में बना था, 1945 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थे, आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट होंगे, ये बोली गई इनके द्वारा बात। तो आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे भाई। और जो है यूएनएससी है, इसके अंदर जो है रिफॉर्म्स करे जाएं, यूएन के अंदर रिफॉर्म्स करे जाएं और इंडिया को भी एक बड़ा दर्जा मिला जाए, ठीक है, इनके द्वारा ये बात रखी गई। फिर उसके बाद देखोगे नेक्स्ट में क्या बोला, नेक्स्ट में यहाँ पर आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही होगी। नेक्स्ट पिक्चर में क्या क्या चीज़ें बोली, मतलब इनके द्वारा जो है, ये तो ऐसी सीक्वेंस से बोला गया था, मैंने पिक्चर में शेयर कर रखा है ना। तो इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये बोला गया कि जो यूएनएससी है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, यूएनएससी नहीं, यूनाइटेड नेशन। यूएनएससी एक एक आप कह सकते हो एक ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है, क्या आज के टाइम पे सफिशिएंट है डिसीजन लेने के लिए, एडिक्वेट है आज के टाइम पर लोगों से जो है लोगों के लिए डिसीजन लेने के लिए। और आज के टाइम पे देखोगे कि काफ़ी सारी जो यूएन का काम क्या था, यूएन को एस्टेब्लिश को करा था कि हम लोग शांति बनाए रखें, सारी कंट्रीज़ के बीच में पीस बना के रखें, है ना। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे हो चाइना और यूएस का बीच में चल रहा है, सारी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, सारी कंट्रीज़ के एक दूसरे से विवाद चल रहे हैं। क्या पीस कीपिंग मेंटेन हो गई, कोई शांति नहीं बना के रख पा रहा है यहाँ पर। तो क्या जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, क्या सफिशिएंट है आज के टाइम पर चीज़ों को टैकल आउट करने के लिए। पेंडेमिक से इतनी बुरी हालत हो चुकी है, पेंडेमिक से टैकल आउट करने के लिए क्या सफिशिएंट है, ये सारी बातें रखी गई। फिर से बोला गया कि जो भाई रिफॉर्म ज़रूरी हैं, रिफॉर्म्स लाए जाएं और इंडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर। ये पूरी की पूरी समरी है, आप लोगों को जो है दिख रही है, आप लोग जाकर टेलीग्राम पर इन सब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एट दी लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लास्ट में इनके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया वैक्सीन को लेकर कि जो इंडिया है, इंडिया एक लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, पूनावल्ला, एस पूनावल्ला। सब बता रखा है मैंने आपको, सब डिटेल में पढ़ा रखा है, सारे नोट्स टेलीग्राम पर हैं। तो जो ये इंस्टीट्यूट है, ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन को बनाता है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स को बेचता है। तो बोला गया जो इंडिया है, इनके द्वारा इंडिया लार्ज एक वैक्सीन प्रोड्यूसर है। तो और क्या करेंगे, जो इंडिया है, इंडिया अगर वैक्सीन बना लेता है तो वो कोशिश करेगा कि सभी लोगों को दे पाए, ठीक है, सभी लोगों को वैक्सीन्स दे पाए। तो ऐसी बात करी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि हमारी जो कुछ वैक्सीन्स हैं वो फेज़ 3 ट्रायल में। और भाई देखो, फेज़ 3 ट्रायल से मुझे याद आया, कुछ लोग यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है मतलब कि ऐसा
या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा पढ़ लेते हैं कि अभी उन लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर फेज़ 6 हैं, ठीक है, ट्रायल के 6 फेज़ हैं, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ में जो आर्टिकल्स में बताया जाता है भाई, वो अभी तक 3 ट्रायल है, 3 फेज़ ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। 6 फेज़ के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं हो रहा है कहीं भी किसी आर्टिकल में। तो जो आर्टिकल में वही लिख के आना, अगर पूछा जाए तो फालतू में कोई चीज़ मत लिखना अपनी तरफ से, ठीक है। अभी जो है काफ़ी सारी इंटरनेट पे आप देखोगे 6 ट्रायल्स भी दिखा रहा है, 6 फेज़ ट्रायल भी दिखा रहा है, 3 फेज़ ट्रायल भी दिखा रहा है। तो अभी जो न्यूज़ में है वो काफ़ी ज़्यादा, वो आप देखोगे जितने भी फेज़ ट्रायल्स के बारे में बात करी जाती है वो है 3 ही अभी ट्रायल हैं, ठीक है। 3 क्लिनिक ट्रायल्स हैं। तो अभी बोला जा रहा है कि जो इंडिया की वैक्सीन है वो काफ़ी फेज़ 3 ट्रायल्स में है। और देखें अगर अच्छी तरीके से जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, अच्छी तरीके से वैक्सीन जो है ये क्लिनिकल ट्रायल से पास आउट हो जाती हैं, तो फिर ये इंडिया कोशिश करेगा कि जो वैक्सीन है वो सभी के लिए प्रोवाइड करवा पाए। ये सारी बातें बोली गई। और एट द लास्ट आपको यही चीज़ रखनी है कि पूरी तरह से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन था वो क्या था कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर बदलाव करे जाएं और इंडिया को भी एक काफ़ी बड़ा मौका मिले। फिर दूसरी तरफ जो है ये इमरान खान, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच है। देखो पीएम साहब ने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, हमारे इंडिया के जो पीएम साहब हैं उन्होंने किसी कंट्री का नाम लिया, लेकिन इमरान खान ने डायरेक्टली जो है ऐसी तैसी मार दी। आप देखोगे पहली बात तो उसने आर्टिकल 370 को लेकर बोल दिया, ठीक है, कि जो अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर है ना। उसके बाद बोला गया कि जो एनआरसी है, सीएए है, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करा इंडिया ने। जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक चीज़ बोली गई इनके द्वारा कि जो इमरान खान सिंगल्ड आउट इंडिया इन यूएनजीए स्पीच बाय क्लेमिंग दैट ओनली वन कंट्री दैट स्टेट स्पॉन्सर इस्लामोफोबिया, ठीक है। क्या कर रहा है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा बोला गया कि जो इंडिया है वो इस्लामोफोबिया कर रहा है, यानी कि जो है काफ़ी सारे जो आसाम में अभी एनआरसी वगैरह लागू करा गया तो काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू करी गई। और फाइनली क्या बोला उन्होंने, फाइनली जो है कश्मीर को टारगेट कर दिया और बोला कि कश्मीर पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे काफ़ी सारे वॉलेशंस देखे गए इंडिया के द्वारा। हालांकि ये उल्टा ही बोल दिया, वॉलेशंस काफ़ी सारे पाकिस्तान के द्वारा देखे गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर आकर उल्टा बोल दिया। तो कोई बात नहीं, ये सारी बातें जो हैं बोली गई। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो स्पीच है इन्हीं स्पीच के बारे में ये बताया गया है, तो आप लोग ये स्पीच मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पीच सारी की सारी हो गई हमारे इंडिया की तरफ से क्या स्पीच थी और हमारे पाकिस्तान की तरफ से क्या स्पीच थी। ये जानना आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, अभी तक ये अच्छी तरीके से आर्टिकल आया नहीं था न्यूज़ में, तो हमने डिस्कस कर लिया फाइनली। उसके बाद आते हैं इस वाले आर्टिकल के ऊपर। ये वाला आर्टिकल बात करी जा रही है कोविड-19 से रिलेटेड। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जी हाँ, नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा वगैरह की बात हो रही है। बोला जा रहा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस आर्टिकल से रिलेटेड। जो सितंबर है, सितंबर में बोला जा रहा है, सितंबर के जो मिड के बीच के 2 हफ्ते थे, बीच के 2 हफ्ते में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। बीच के 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, ये याद रखना, ये बोला गया, ठीक है। तो बीच के हफ्ते में जैसे कि आप देख लोगे सितंबर 5 से लेकर 11 और 12 से लेकर 18, इन दोनों हफ्तों में जो है केसेस जो है 6 लाख, 6.5 लाख के आसपास आए हैं। और उसके बाद जो है वो 5 लाख के आसपास आए हैं, 5 लाख, 5.5 लाख। तो आप ये कहा जा रहा है आर्टिकल में कि जो सितंबर का 2 हफ्ते थे मिडल के, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस आए। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, लैब टेस्ट और हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी। उससे पहले मैं बताऊं कि ये बोला जा रहा है कि अभी हम लोग अगर टेस्टिंग के बारे में बात करें तो जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो रही है काफ़ी सारे लोगों की हो गई है, लेकिन भाई वो लोग आधे हैं। अभी पूरे इंडिया बचा है, बहुत सारे लोग बचे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जिनके थ्रू वायरस जो है वो फैल रहा है। टेस्टिंग को हमें रैंप अप तो करना ही पड़ेगा, बढ़ाना तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में। ये टेस्टिंग जो होती है बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है। अगर इंडिया के ऊपर बर्डन देखें इस वायरस का, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है जो ये टेस्टिंग वगैरह हो रही है, जो लोग निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे तो बहुत बड़ी, अगर टेस्टिंग हम दबा के करें तो बहुत दबा के केसेस निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे एक चीज़ बोली जा रही है हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। बोला जा रहा है इंडिया में जो हर्ड इम्यूनिटी है वो 30% के आसपास है, और 30% के आसपास हर्ड इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। मीन्स जो है खतरा उतना ही है जितना हो, मतलब बिना वैक्सीन के होता है, खतरा उतना ही है। और ये जो 30% हर्ड इम्यूनिटी देखी जा रही है, जो कि इज़ सफिशेंट टू रीच द पीक ऑफ द एपिडेमिक कर्व, यानी कि ये 30% हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सफिशेंट है कोरोना वायरस के या फिर कोई भी जो बीमारी है उसको बढ़ने के लिए। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है गाइज, मैं आपको समझा दूं
ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट चेंज हो गया। जो मैंने आपको एक दो दिन पहले समझाया था वो बहुत पहले का कंसेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे और फिर बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे थे अलग अलग, तो मैंने थोड़ा बहुत वो जो था वो अलग कंसेप्ट था, आज का कंसेप्ट अलग है। उससे पहले हम लोग कोरोना वायरस के केसेस देख लें कि आज के टाइम पर करंटली केसेस कितने हैं। 3,35,19,517 जो है आज के टाइम पे करंट केसेस हैं। डेथ कितनी है और उसके बाद रिकवर्ड कितने हो चुके हैं, ये सारी चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी। और उसके बाद इंडिया की सिचुएशन देखनी है भाई हमें। इंडिया की सिचुएशन अगर देखें जो टोटल केसेस हैं, ये टोटल केसेस आप लोग देख सकते हैं इंडिया के। और इंडिया में आप देखोगे 61,43,019 केसेस हैं। और उसका न्यू केसेस कितने कितने आ रहे हैं, 70,000 केसेस आ रहे हैं। डेथ्स कितनी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। तो अभी हम लोग क्या बात करने वाले थे, हर्ड इम्यूनिटी की। मैंने अभी आपको करंटली केसेस दिखा दिया, उसके बाद देखते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी मैंने एक पिक्चर शेयर करी है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही अच्छी पिक्चर है। देखो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है यार, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद जब देखो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इम्यून, यानी कि बहुत सारी मतलब मान लो इंडिया है, ये इंडिया की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इम्यून रहेगी, यानी कि उनकी जो इम्यूनाइजेशन है, वायरस से लड़ने की जो उनकी ताकत है वो अगर अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वायरस नहीं फैलेगा, स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो आप इस पिक्चर में देखो, ये जो हमारे ब्लू वाले पीपल हैं, ये लिखा हुआ है नॉट इम्यूनाइज्ड बट स्टिल हेल्दी। ठीक है, जो ये ब्लू वाले जो नीले नीले लोग हैं ये इम्यूनाइज नहीं है। ठीक है, इनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हेल्दी हैं। उसके बाद दूसरा जो पीले वाले लोग हैं, पीले वाले आप लोगों को दिख रहे होंगे, है ना, ये क्या है, इम्यूनाइज्ड एंड हेल्दी। ये इम्यूनाइज्ड भी हैं और हेल्दी भी हैं। उसके बाद देखोगे तीसरे जो रेड वाले हैं, रेड वाले जो हैं ये कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, ये समझ लो। तो अभी आप देखोगे जो ये हेल्दी लोग हैं, अगर ये इस भीड़ में जाएंगे जो कि पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, अगर इस भीड़ में जाएंगे तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा क्योंकि क्यों 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 फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनकी इम्यूनाइजेशन अच्छा है, इनकी इम्यूनिटी अच्छी है पहले से ही, तो फिर इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही कही जाती है हर्ड इम्यूनिटी। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें बोली गई इसके अंदर में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, अभी आपको पता होगा एक पर्सनैलिटी की डेथ हो गई है जिनका नाम है जसवंत सिंह जी। ठीक है, जसवंत सिंह इनका नाम है। ये एक फाउंडर भी हैं बीजेपी के, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर भी हैं। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आर्टिकल से आपको रियली में कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या क्या है उसको पढ़ लेना बस। और आर्टिकल से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें फालतू दी गई हैं। तो आप देख लो, पहले पिक्चर देख लो, उसके बाद पिक्चर तो आपने देख ही ली वहाँ पर भी। तो बात करें कि अभी इनके बारे में, तो जो मेजर जसवंत सिंह जयसवाल जी हैं, 1938 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, 2020 में इनकी डेथ हो गई है। उसके बाद देखें, ये पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे, इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर हुए, और उसके बाद एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे, एक मेंबर थे ये भी, जो जिन लोगों ने मिलके बीजेपी को फाउंड किया था, ढूंढा था, फाउंड करा था एक तरीके से। तो उनमें से ही एक पर्सनैलिटी हमारे ये भी थे जसवंत सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फॉर्म किया था। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इस चीज़ के बारे में तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। फाउंडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रिसेंटली डाइट के बारे में पूछ सकता है कि किन की अभी डेथ हुई है रिसेंटली, तो नाम याद रखना और क्या काम है इनका, काम भी याद रखना। इन्होंने सर्व किया था एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में एज अ अपोजिशन लीडर यहाँ पे इन्होंने सर्व किया 2004 से लेकर 2009 तक। तो काफ़ी बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है पॉलिटिक्स में, तो आपको याद रखना है। एक सोल्जर थे ये, डिप्लोमेट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और मेंटर भी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा, मेकिंग अमेंड्स के बारे में बात हो रही है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में अभी क्या हुआ है, दोनों के बीच में बायलैटरल समिट हुई, आपको पता होगा। चलो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही होगी, ये श्रीलंका इंडिया के पीएम हमारे। उसके बाद जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई है, इसको याद रखना, है ना। और जो ये समिट है ये फर्स्ट और एवर, यानी कि पहली बार ऐसी जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में समिट हुई है, उसके बारे में याद रखना। पहली बार समिट हुई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी साहब ने अनाउंस किया कि ये $15 मिलियन जो है श्रीलंका के प्रमोशंस के, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, दो कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट और तमिल्स जो इंडिया में रहते हैं वहाँ पे श्रीलंका में भी रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे तमिल्स को अभी भूल जाओ, अभी बात हो रही है बुद्धिस्ट टाइज के लिए।
तो जो पीएम मोदी साहब हैं ये $15 मिलियन असिस्टेंस दे रहे हैं, असिस्टेंस के तौर पे इतना पैसा खर्च करेंगे बुद्धिस्ट टाइज के लिए। ठीक है, जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनके आप कह सकते हो उनके प्रमोशन के लिए। ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच में। उसके बाद में हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे बात हुई इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों ही लीडर के बीच में काफ़ी सारे बात हुई। अगर दोनों ने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर एग्री करा, जैसे कि ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे कि कौन कौन से एरिया में, आयुर्वेदा और योगा के एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका ने एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गए ये लोग, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट और फॉर अ 5 ईयर पीरियड बिगिनिंग 20 कि काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अब दोनों मिलकर डेवलपमेंट्स करेंगे। ठीक है, हालांकि जब समिट हो गई है, दोनों के बीच में बायलैटरल समिट हो गई है, कुछ चीज़ें एग्रीमेंट हो गया है किसी चीज़ को लेकर, तो फिर दोनों डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। और एट द लास्ट जो हमारे पीएम मोदी साहब हैं, इन्होंने जो है श्रीलंका के ऊपर एम्फसाइज करा कि जो 13th अमेंडमेंट हुआ है इनके श्रीलंका में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी 13वां अमेंडमेंट करा है, 13वां अमेंडमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, काफ़ी बार हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, है ना, इज एसेंशियल फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन। यानी कि जो बोला गया इनके द्वारा कि जो 13वां अमेंडमेंट है, इसके द्वारा जो काफ़ी सारे जो पीस वगैरह, शांति वगैरह मनाई जाए रखे। ठीक है, साथ ही साथ जो है तमिल्स फॉर इक्वालिटी, जो तमिल्स हैं कहाँ पर, श्रीलंका में, मैंने जैसे कि बताया श्रीलंका में तमिल्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और तमिल्स जो इंडिया में हैं, इंडिया में भी हैं, तमिलनाडु में आपको पता होगा पूरा तमिल्स का है। तो फिर इनके लिए जो है तमिल्स फॉर इक्वालिटी, जो इनके बीच में शांति बनाए रखने का काम करें, ये 13 अमेंडमेंट को लेकर ये सारी चीज़ें बोली गई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सेकेंड गाइस, यार वीडियो रुक रही थी, फिर उसके बाद जो है, चलो अब यहाँ पर फाइनली सही है सब कुछ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर ओपेड पेज पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिख रहा होगा, ये यूएन के बारे में एंड द रिट्रीट फॉर मल्टीलेटरलिज्म। ये मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, यानी कि सारी कंट्रीज़ के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, सारी कंट्रीज़ के बीच में कैसे रिलेशन है, एक कंट्री के साथ जो है मल्टीलेटरलिज्म देखा जाता है, यानी कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो बीच में रिलेशंस होते हैं कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से हैं, उस सबको हम लोग मल्टीलेटरलिज्म की तरह से देखा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करें, जो यूनाइटेड नेशन है ये कमोरेट करा गया, और उसके बाद 75th एनिवर्सरी थी, अभी यूनाइटेड नेशन की 75वीं एनिवर्सरी थी, तो उसके दो बाद ये आर्टिकल बोला गया है, ये आर्टिकल पूरा लिखा गया है राइटर के द्वारा। ठीक है, जो कि डीपी श्रीवास्तव हैं, और इस आर्टिकल में काफ़ी सारे बकवास लिखी गई है जो कि हमारे काम की नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बोला जा रहा है कि यूएन का काम क्या है, पीस कीपिंग का, शांति बनाए रखने का काम है। तो ये सारा का सारा आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक बोला जा रहा है, इस कंट्री से इस कंट्री के बीच में जो विवाद हो रहा है, यूएस के, यूके, रशिया, चाइना, ठीक है, इन सभी के बीच में जो है एक रस्साकसी चल रही है। ठीक है, इन सभी एक दूसरे से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो फिर काय का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है यूएन का तो काम ही है पीस कीपिंग करने का, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे पीस मेंटेन करके नहीं चल पा रहा है। फाइनली जो है एट द लास्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे फोकस करा यूएन रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया है। फिलहाल तो आर्टिकल जो हमने सबसे पहला डिस्कस किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उन्होंने जो अपनी स्पीच दी यूएनजीए में, उसमें सबसे पहली चीज़ रखी कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, और इंडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट एडिटोरियल क्या बोलता है, मिसिंग पोस्ट वुमेन। जो पोस्ट मैन के नाम सुना होगा आपने, ऐसी पोस्ट वुमेन होती हैं। तो जो पोस्ट वुमेन है, इनकी जो पोस्ट्स हैं, इनकी जो जॉब्स है वो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, उसको लेकर ये बात करी जा रही है राइटर के द्वारा। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने पब्लिकली स्टेट किया कि जो गवर्नमेंट है वो एक प्रायोरिटी देगी वुमेन को। ठीक है, सबसे पहले जो वुमेन है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन अभी हम बात करें जो गवर्नमेंट जॉब्स में, अगर हम बात करें जो पोस्ट वुमेन है वो बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में उनकी जॉब्स हैं। और साथ ही साथ अगर हम फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन की बात करें जो कि फिजिकली डिसेबल हैं लेकिन होशियार हैं पढ़ने में, ठीक है, और नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए। उनके लिए बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है पोस्ट वुमेन की पोस्ट पर। ठीक है, तो ये सारी बातें बोली गई। हालांकि हम बात करें तो जो डिपार्टमेंट है इंडिया में पोस्ट के, डाक के पोस्ट है जिसे हम लोग डाक खाना कहते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सारे हैं, 1.3 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, 24,000 सब पोस्ट हैं, 5,000 और हो गए 10,000 वन कैन। लेकिन ये सारे पोस्ट ऑफिस होने के बाद भी अगर हम बात करें विमेन की, तो आप एक हाथ पे काउंट कर लोगे कि भाई कितनी विमेन्स हैं इन सारे ही जो है पोस्ट ऑफिस में। तो फिर ये बात करी जा रही है कि जो विमेन है, विमेन के पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है इन दी फील्ड ऑफ अ पोस्ट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है इसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत कहानी पता चलेगी कि जो फरवरी 2020 की बात है,
ये 2020 यानी इसी साल की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा किसे, इन्होंने लिखा सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिक्वेस्टिंग करा इन्होंने कि जो वेल ट्रेंड फिजिकली चैलेंज वेमेन है, यानी कि काफ़ी अच्छी नॉलेज है उन्हें, लेकिन वो थोड़ा बहुत अपने शरीर के कारण, अपने फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण थोड़ा बहुत सक्षम नहीं है। तो फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंज वेमेन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है इस एरिया में, आप कह सकते हो इन जॉब्स में। तो फिर उसके ऊपर बात करी गई, और साथ ही साथ बोला गया कि भाई इसके अंदर जो है जॉब्स वगैरह अगर आप देखोगे कि जो हमारे फिजिकली चैलेंज वीमेन हैं, वो आप अगर एक हाथ पे काउंट करोगे तो आपको एक हाथ पे मिल जाएगा, कि मतलब कि जो है बिल्कुल भी इन लोगों के लिए जॉब्स नहीं है इन पोस्टेड एरिया में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक खाने में बिल्कुल भी जॉब्स वगैरह नहीं है। और ये सारी चीज़ें रख के बोली गई। और एट द लास्ट आप लोग देखोगे, एट द लास्ट में बोला गया कि भाई कि भाई बहुत टाइम हो गया है ये काम होते हुए, और ये काम चलता हुआ आ रहा है बहुत टाइम पहले से ही। यहाँ पर अब वुमेन्स के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो फिर अब टाइम है इस पोस्ट को क्रिएट करा जाए, ये जो पद हैं इन पोस्ट को क्रिएट करा जाए, इन पद को बनाए जाएं, ताकि जो वुमेन्स हैं वो भी अपने लिए जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकें, ठीक है, अपने लिए, उनके लिए भी। जो फिजिकली चैलेंज वुमेन है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है ना। जो डिसेबल पर्सन है उन्हीं के लिए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो उन्हीं के लिए परेशानी, तो उन्हीं के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 पे हमारे आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 10 पे आप लोग को यही आर्टिकल दिखेगा। क्या बोला, कैग की रिपोर्ट आई, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट आई। इसने हाईलाइट किया कि भाई जो तुमने रफाल लिए हैं, अभी रफाल की डील हुई है, सभी लोगों को पता है ना। अब जो रफाल लिए हैं, रफाल के साथ तुमने टेक्नोलॉजी तो ले लेते, टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है। ये बोला गया, कैग रिपोर्ट ने हाईलाइट करा कि जो रफाल डील हुई है इसमें टेक ट्रांसफ़र नहीं है, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होनी थी साथ में, तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करा है, खाली रफाल हमने जो है रिसीव कर लिया है। ये सारी बातें बोली गई। उसके बाद पेज नंबर 13 पे आप देखोगे फिर से वही वाली बात आ रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान के दोनों के बीच में क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बार लोकेशन देख सकते हो आप जाकर मैप में कि आर्मेनिया और अजरबैजान कहाँ पर लोकेटेड है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद चला है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। हालांकि कल से ये शुरू हुआ है, कुछ रिलीजन के ऊपर यह लड़ाई हो गई है। तो फिर इसके ऊपर आप चीज़ें देख सकते हैं। चलो मैं आपको आर्मेनिया की लोकेशन दिखाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। आर्मेनिया की लोकेशन दिखाता हूँ, आर्मेनिया और अजरबैजान कहाँ पर है। आपके सामने मैं टाइप कर रहा हूँ आर्मेनिया, क्लिक करा, चलो भाई लेके चलो हमें आर्मेनिया में। तो आ गए, बस उतर गए नीचे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया हो गया, और ये, और इसके बराबर में हो गया अजरबैजान। दोनों चीज़ें दिख गई, आर्मेनिया ये है, अजरबैजान ये है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। आर्मेनिया की बात करें तो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, और अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो क्रिश्चियन मुस्लिम में दोनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। अभी लोकेशन देखनी इंपॉर्टेंट थी, तो लोकेशन देख लिया। एक तरीके से आप कह सकते हो इसके ऊपर अगर हम आएंगे ना, ये जैसे हमारा ये दोनों हो गया, आर्मेनिया और अजरबैजान हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके ऊपर आए तो यहाँ पर आता है ऊपर काकेशस माउंटेन, ठीक है, काकेशस माउंटेन आता है, और वो माउंटेन कहा जाता है कि वो सेपरेट कर देता है हमारे यूरोप को और एशिया को, ठीक है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। तो चलो कवर कर लिया। आज हमने लोकेशन भी देख ली इन दोनों की, क्योंकि कल भी न्यूज़ में था, इस वजह से मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है। एट द लास्ट आप लोगों को यहाँ पर 14 पेज पे लिखेगा, और ये लास्ट आर्टिकल हमारा आज का। आरबीआई ने पॉलिसी को मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है, जितनी भी पॉलिसी मीटिंग्स हैं उसको पोस्टपोन कर दिया आरबीआई ने। तो अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। चलो क्वेश्चन क्या बनता है मैं एक बता देता हूँ। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है सबसे ज़्यादा अपेक्स बैंक मानी जाती है, सबसे ज़्यादा उच्च बैंक। बाकी सारे कमर्शियल बैंक जो होते हैं जैसे कि एचडीएफसी, पीएनबी, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है हमारा कौन, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई कंट्रोल करता है। अब आरबीआई का एक और काम है, जो भी पैसे छपते हैं, कहाँ पे छपते हैं, वो सब आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं, ठीक है। जो भी लोगों के पास पैसे आते हैं वो किसके बदौलत आते हैं, आरबीआई के द्वारा, याद रखना। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारे पूरी की पूरी कंट्री में। उसके बाद नेक्स्ट ये है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। काफ़ी बार मैंने आपको सेबी के बारे में पढ़ाया है, तो भाई मैं कुछ नहीं पूछूंगा सेबी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपके फुल फॉर्म पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म बता दो। बाकी सेबी के बारे में आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ आप लोग फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो गाइज आज का हो गया हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।